वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, काम की बात आज हम कर रहे हैं एलोपेशिया पे। बाल जिन लोगों के कम हो जाते हैं, जो हेयर लाइन है वो रिसीडिंग हो रही होती है, या फिर जो है वो बिल्कुल मिडल में यूजुअली मर्द हजरात का एक पैच हम देखते हैं, या फिर ख़वातीन के लिए कोई ऐसे पैचेस अगर आपके सर पे एकदम आप देखते हैं कि डेवलप हो गए हैं जिसमें हेयर लॉस है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। कितना पेन होता है इस प्रोसीजर में, क्या प्राइस होती है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्या ड्यूरेशन होती है, जो सवाल है आप कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी डॉक्टर इशरत अबूज़र, लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि पहले भी आई थी और इस बार स्पेशली हमने एलोपेशिया पे बात करने के लिए इनको बुलाया। उन्होंने ट्रीटमेंट किया है और इस लड़की की ज़िंदगी चेंज कर दी है। एस्थेटिक फिजिशियन ऑफ कोर्स यू नो, और 28 साल से ज़्यादा इनका तजुर्बा है इनकी फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतना कुछ किया हुआ है, कुछ रह तो नहीं किया लाइक मेन चीज़ों में बताने के लिए आपके इंट्रोडक्शन में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिकॉज एक लंबी लिस्ट है, तो उसको अगर आप वो करना शुरू करेंगे तो प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, हमने सोचा कि हम एलोपेशिया पे तो बात करेंगे, ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे, लेकिन जो पेन उसके साथ आप बेयर करते हैं, क्यों ना हम पेन मैनेजमेंट पे भी बात करें। चाहे एलोपेशिया हो या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट हो, जिस ट्रीटमेंट के दरमियान आपको पेन होता है, तो क्या कोई ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर फिजिशियन हैं जो इस मामले में आपकी मदद कर सके? बिल्कुल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनेद गनी दुरानी, हु इज़ एन ICU फिजिशियन, पेन मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। आज वैसे तो हम आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खाने वाले हैं, हम आपसे पूछने वाले हैं कि इस प्रोसीजर में पेन होता है उसका क्या करें, लेकिन एलोपेशिया से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर इशरत, अगर आप हमें बताना चाहें कि एलोपेशिया में क्या क्या शुमार हो जाता है, क्या थोड़े से हेयर लॉस को भी हम एलोपेशिया में शुमार कर सकते हैं? एलोपेशिया आयशा एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है। एलो का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एलो का मतलब होता है फॉक्स, लोमड़ी, ठीक है। और जो पेशिया है मीन्स पैच एरिया। सो कहीं उस ज़माने में जब फर उतरते होंगे उस लोमड़ी के, सो उस ज़माने में उससे रिलेट किया गया। ओके। सो एलोपेशिया मीन्स के पैच के ऊपर से बाल गिरना किसी पोर्शन से। सो इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कि आपका सिंपल एलोपेशिया एरेटा होता है, जिसमें कि थोड़ा पैची फॉर्म में आपके बाल उतर रहे हों जगह जगह से। दूसरा आपका होता है एलोपेशिया लाइक टोटलिस, जिसमें कि पूरे सर के बाल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और एक और होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, के आईब्रोज, बाल, जिस्म हर जगह से ख़त्म हो जाते हैं। ओके। सो दीज आर द टाइप्स कह लें, कैटेगरी कह लें, किस तरह है। सो इसमें ये है कि ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं जी ये तो जेनेटिक है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये भी बताइएगा कि रीजंस क्या सिर्फ जेनेटिक है या ऑटोइम्यून? ऐसा नहीं है। अगर जेनेटिक भी है तो अभी कल किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं ये तो जेनेटिक है, हालांकि वो डॉक्टर थी, और शी सेड कि नहीं ये जेनेटिक है, ये थोड़ी ठीक होगा। मैंने कहा यार जेनेटिक क्यों नहीं ठीक होगा, मतलब मेरे रब को अपने बंदे से कोई दुश्मनी तो है नहीं, वो तो बहुत प्यार करने वाला है। वो तो उन्होंने लिखा है कुरान में कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, और आप कह रही है कि ये जेनेटिक है, इसमें गंजा है, इसमें। मैंने कहा कहते नहीं वो 4 फादर्स पे जाता है ना। तो मैंने कहा मेरे 4 फादर्स तो हज़रत आदम और बीबी हवा हैं, तो दे वर वेरी ब्यूटीफुल। एंड साइंस के साथ साथ मतलब इतनी जब हैं इस तरह की आसाइशें हैं, तो क्यों नहीं आप उसको एक्चुअली लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जीन्स जो है, जेनेटिक जो है, वो भी तो हमने खुद ख़राब की है ना। जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है अगर आपका इन्वायरमेंट, आपका स्ट्रेस, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ड्रग्स क्या ले रहे हैं, आपको डिजीज़ क्या हैं, ये सब आपके अंदर चेंजेस लाती हैं, और वो आपकी जीन्स के जो बेबी पैदा होने वाला उसके अंदर भी लाती हैं। तो आपने खुद ख़राब किया है ना कि जीन्स में कि हम बड़ों से ही लेकर आए, ऐसा नहीं है। खूबसूरती, हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में इंसान को मिली है, उसकी डिटोरिएशन या उसकी ख़राबी का बायस हम खुद बने हैं। बिल्कुल। उसमें ये सारे कॉजेज़ जो मैंने बताया ये सारे आ जाते हैं। और जो आप उनको ऑल्टर करने की बात करी है, इन्होंने लिटरली किसी की लाइफ चेंज की है, मैं उनके बारे में भी आपसे जानूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब एलोपेशिया जैसी कोई चीज़ है, हम अक्सर सेलिब्रिटीज़ का देखते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बताते भी नहीं है ना, शेयर भी नहीं करते। सो हम देखते हैं कि वो जो एक स्कैल्प पे कभी नीडल्स, या आप जो हाल देख रहे होते हैं पिक्चर्स में, आप कहते हैं कि बहुत तकलीफ होगी, और शायद होती भी है। सो कितना ज़रूरी है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेन है, आपके कनेक्शन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ किया जाए कि पेन कम हो? देखिए, ये हमेशा से रहा है कि एक सर्जन की ज़िंदगी में एक ऐसा डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए जिसको
पेन के लिए स्पेसिफिक किया जाए। ठीक है। यही वो वक्त था जब एनेस्थीसिया का आगाज़ हुआ था और इस फील्ड में सबसे पहले जिन लोगों ने काम किया था वो सर्जन्स के साथ मिल के किया था। और आप अगर देखें तो जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस तरह के पहले ऑपरेशंस करवाते थे उनको बहुत पेन होता था इन प्रोसीजर्स में, और जिसकी वजह से काफ़ी डर और खौफ का एक मंज़र होता था पेशेंट के दिल में। लोग इवन बहुत देर देर तक अपनी सर्जरीज डिले करते थे सिर्फ इसलिए कि यार मैं जाऊंगा तो मुझे शदीद पेन होगा, ऑपरेशन थिएटर का एक माहौल होगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे बेहोश किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज का दौर, दिस इज़ द सेंचुरी जिसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि ऑल द प्रोसीजर्स आर पेन फ्री। और अगर आपका पेन थ्रेशोल्ड जो है वो अगर कम भी है, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में अभी भी इस चीज़ को ना बहुत ग्लैमराइज किया जाता है कि देखिए ये कितना पेन बर्दाश्त कर सकती हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं है ज़रूरत भाई, पेन बर्दाश्त करने की ज़रूरत बन के सुपर वुमेन सुपर मैन बनने की ज़रूरत नहीं है जब आप पेन फ्री एक अच्छा ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मैं सबा मुल्तान से। सबा, कुछ पूछना चाहेंगी एलोपेशिया से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, आप तो मतलब एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा सा मतलब प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप एक मसाला मॉर्निंग शो, बहुत सारे शो इस तरह से हैं और फिर उसके बाद आपका मॉर्निंग शो भी हमें मिल गया और बहुत अच्छी चीज़ें लेकर चलती है। मुझे पूछना था आज के टॉपिक के हिसाब से कि मेरी सिस्टर हैं, उनके बाल काफ़ी लंबे थे, घने भी थे, और दिन ब दिन उनके बालों की ग्रोथ भी कम होती जा रही है और बाल इस तरह से फील होते हैं जैसे डैमेज हो रहे हैं। आया हमारे लिए इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? हम लोग इसके बारे में क्या डाइट में कुछ लें या आप हमें इसका कोई इलाज बताएंगे जो हम कंटिन्यू जारी करें? अभी मैं डॉक्टर इशरत से पूछती हूँ, क्योंकि डॉक्टर इशरत जो है ना, मुझे लगता है इतना अपना आपको भी इन्होंने अमेजिंग तरीके से मेंटेन किया हुआ है। हेयर लॉस, एलोपेशिया पे भी हम बात करेंगे, लेकिन कॉलर के सवाल का जवाब भी ज़ाहिर है ज़रूरी है कि हेयर लॉस इतना कॉमन है, डाइट है, ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है इसका? एक्चुअली इस थोड़े से जो शो में हम इसको बहुत कोशिश करेंगे कवर करें, बट ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। कोई भी बॉडी की डिजीज़ ले ले तो बहुत बड़ा टॉपिक है। बाल का पहले जब गिरने से पहले वो पतले होते हैं, थिन हो जाते हैं, कहीं कहीं से थोड़े से गिरते हैं। आपको लगता है कि यानी 50 से 100 के दरमियान अगर बाल गिर रहा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप उठ रहे हैं सुबह तो आपका तकिया भरा हुआ है, आपको लग रहा है आप कंघा करते हैं तो बिल्कुल गुच्छे आपके हाथों में आ रहे हैं, नहाते हुए अब बहुत आ रहा है, नाउ इट इज़ मोर देन नॉर्मल। ओके, ठीक है। नॉर्मल तो एक है कि एक फेज़ होती है जिसमें हमें एक पुराना फॉलिकल निकल के बाल गिर जाता है, नया आता है, जैसे सेल्स बॉडी के, वो तो बॉडी के सेल नए आ रहे हैं, रिजुविनेशन चल रही है, एक प्रोसेस अल्लाह की तरफ से चल रहा है। लेकिन जहाँ उसको वो एक्सीड होता है, ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, तो अब आपको पहले पता होना चाहिए कि जी ज़्यादा हो गया तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आप वेट करें, नहीं 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 ये तेल लगा लो, नहीं 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 वो आपा ने कहा ये कर लो, नहीं 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 वही कर, ओ यार गो टू डॉक्टर बिकॉज देर इज़ समथिंग, कोई रीज़न है। और उस रीज़न के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और जितनी जल्दी जाते हो उतना अच्छा रिजल्ट आता है। जितना आप लेट करते हो तो वो जो डैमेज फॉलिकल होता है, बालों की जड़, वो वीक होते 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 ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर जान ही नहीं रहती, तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। किसी भी बीमारी में सबसे पहले जब जल्दी जाना जो है वो बहुत बेहतर रहता है। इसकी वजह अगर आपने पूछी है, इन्होंने पूछी है कि इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये है कि मैंने बताया कि बहुत मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारी वजूहात हैं जिसको हम ये कहते हैं कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए ना, पहले नहीं होते थे, हमारी अम्मियों के उनके बाल इतने नहीं होते थे, मतलब बड़ों के बाल बहुत अच्छे होते थे। वजह यह है कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सही। स्ट्रेस जो है वो लगता है कि स्ट्रेस से बाल क्यों गिरेंगे, स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज कर देता है। हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स सब चेंज हो जाते हैं और अपने नॉर्मल लिमिट से ऊपर नीचे हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आजकल बहुत है। अगेन द डाइट स्टाइल, आप मुझे प्योर कहीं से पानी लेके दिखा दें मान जाए हम आपको। हम आपको मान जाए। पानी भी अगर आप जाएं वो नथिया गली और वो जो उस तरफ जो है कालाम, तो वो आबशार से जो पानी गिरता है उससे कभी बाल धो के देखें। मैंने तो
क्योंकि हम फौज में रहे तो जगह जगह गए, जब मैं सोचूं कि कंडीशनर लग गया, बालों को क्या हो गया, बिकॉज वो इतना मिनरल्स वाला वाटर होता है, इतना ज़बरदस्त होता है, तो वहाँ प्योर क्वालिटी जो है वो आपके पास नहीं है, खाने की नहीं है, पानी तक नहीं है, इसकी वजह से डेफिशिएंसीज होंगी। जब पानी क्वालिटी नहीं है, खाने में आपकी जितनी चीज़ें हैं, आपके जो मीट की बनी हुई चीज़ें हैं जो एनिमल से आती हैं, उन सब में हार्मोन या फीड दी हुई हैं, आपके जो प्लांट से बनी चीज़ें आ रही हैं उन सबको भूना इतना जा रहा होता है कि उसके विटामिन मतलब आप डाइट ले रहे हो लेकिन आप नरिशमेंट नहीं ले रहे, आपके सेल को न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रही। सो आपका एक तो हो गया जो स्ट्रेस, दूसरा हो गया आपकी डाइट स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल। कुदरत ने एक लाइफ स्टाइल इंसान को बनाया और उसके साथ उसकी मशीनरी को सेट का एक तरीका रख दिया, ठीक है। अब तरीका ये है कि जी रात को सोएं और सुबह उठें, ठीक है। सो अगर जब ये आप ये इसकी क्लॉक बदल देते हैं कि रातों को जागेंगे दिन को सोएंगे, तो कुछ हार्मोन, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रात को निकलते हैं, वो नहीं निकल रहे, और जिनको दिन को निकलना है वो नहीं करना चाह रहे, देना नहीं चाह रहे उसको वो टाइम। सो दिस ऑल अगेन डिस्टर्ब योर लाइफ साइकिल। सही। अच्छा, अब हम इस और फैक्टर्स पे भी बात करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब आपसे भी कि कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि जब तक ये पेन मैनेजमेंट की साइंस नहीं आई थी, आपकी सर्विस नहीं आई थी, तब तक वो पेन बेयर करते हुए होते थे, जिनमें अब आसानी हो सकती है? आपको हैरत होगी कि इससे पहले एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है क्रेनियोटमी। क्रेनियोटमी कहते हैं कि आपके स्कल का एक हिस्सा निकाल के उसमें से उसकी ऑपरेशन करना, यानी जो हेड ऑपरेशंस होते थे जो न्यूरोसर्जन्स करते थे, एनेस्थीसिया की ये हिस्ट्री रही है कि ये सारे ऑपरेशंस जो हैं पेन के साथ होते थे। Oh my God! और शदीद पेन होता था, और इस दौरान जब एनेस्थेटिस्ट या सर्जन्स जो थे उस ज़माने के जो पेन को रिलीव करने के लिए काम करते थे, तो ऐसा भी रहा है कि उन्होंने उनको वीनो पंक्चर किया। वीनो पंक्चर मीन्स के उनकी ब्लड से बिल्कुल उनको हाइपोटेंशन क्रिएट की, और हाइपोटेंशन शॉक में जब वो गए तब उनका ऑपरेशन किया। ऐसे सिचुएशंस में जब पेशेंट्स सरवाइव करते थे तो उनका सर्वाइवल ऑपरेशन के बाद बहुत मुश्किल होता था। तो अब प्रोसीजर्स जब आना शुरू हुए टाइम से, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटे छोटे प्रोसीजर्स जिनके बारे में हम आम सोच रखते हैं कि यार ये तो सुई है, सुई का तो दर्द लाजमी होगा, और जो सुई से एनेस्थीसिया दिया जाएगा उसका पेन तो कम से कम ज़रूर होगा। सो नाउ दिस पेन इज ऑल्सो एबॉलिश्ड। हाउ? ये कैसे होगा? अभी मुझे डॉक्टर इशरत भी ब्रेक में बता रही थी कि बच्चों को जब नीडल लगती है उससे पहले भी उनको एनेस्थीसिया बाहर के मुल्कों में डेवलप्ड जगहों पे, कंट्रीज में दिया जाता है, ये कैसे होगा? अब आपको मैं इस चीज़ का मैं आपको बताऊं कि नाउ डेज वी आर यूजिंग लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स एक टर्म है that is actually used not in the IV, not in directly into the system, but उसको स्किन के ऊपर डायरेक्ट मरहम की तरह रखा जाएगा, and it alleviates all your pain. सो जब बच्चों को कैनोला लगाने से पहले जो एक हम आम सा है कि जी बच्चे शोर करते हैं और बैठते नहीं हैं, दो लोग उनको साइड से पकड़ा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो एक सुई लेके, और एक बड़ा मंजर आपको नजर आता है, माँ रो रही है, और बिल्कुल उस प्रोसीजर से अब हम देखें तो बच्चों का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कैनोला उनके हाथ में है, उनको पता है कि जी मुझे तो दर्द होगा ही नहीं, तो वो सामने बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब हंसते हंसते जो स्टाफ हैं वो फौरन उनको कैनोला पास कर देते हैं। दैट इज़ द स्टोरी कि जो हमारी इस सेंचुरी से आगे आने वाले बच्चे, मैं समझता हूँ कि वो दर्द से नहीं भागेंगे। नाइस। अच्छा, इट्स स्टेम फ्रॉम, मुझे याद है बचपन में जब मुझे कोई इंजेक्शन लगता था, मेरी मॉम कहती थी बटरफ्लाई नीडल आपको लगेगी, 7 डे हॉस्पिटल, उस ज़माने का भी एक अमेजिंग हॉस्पिटल। सो वो ना पिंक, ब्लू, ग्रीन, एक तो पतली नीडल होती थी और वो बच्चों के लिए स्पेसिफाइड होती थी। आई वाज लाइक मुझे ग्रीन लगाएगा, मुझे ब्लू लगाएगा। सो वो डर को एक्साइटमेंट में जो है वो कन्वर्ट बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि अभी रिसेंटली भी हमारे पास एक पेशेंट आई थी, तो उनको जब कैनोला लगाना था तो वो बड़ी परेशान कि मुझे कैनोला लास्ट टाइम डॉक्टर साहब लगा था, इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई थी और इतना दर्द हुआ था। तो वी सेड नो, रिलैक्स रहें। हम रिलैक्स होके उनको सिर्फ एक एनेस्थेटिक हमने लोकली अप्लाई किया, और जब कैनोला मैंने पास कर दिया फिर मैंने उनसे पूछा, तो वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब ये तो हो गया, अब कैनोला कब लगाएंगे? ओह, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। That is the story. अच्छा, अब हम दर्द की बात कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइएगा डॉक्टर इशरत के जो आपने ट्रीटमेंट किया है एलोपेशिया का, क्या आप कोई ऐसा केस शेयर कर सकती हैं जिनकी मदद से लोगों को पता चले? लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। मिसेज इमरान है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिसेज इमरान और क्या पूछना चाहेंगी? मेरे बेटा है 23 साल का, तो अल्लाह का शुक्र, हाँ 23 साल का बेटा है कि उसके ना बाल बहुत उतर रहे हैं, आगे से थोड़ा सा गंजा भी हो गया। 3 साल से कितना? 3 साल 23 साल 23 ओके ओके सॉरी 23। डॉक्टर इशरत आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? हाँ,
आपने टेस्ट करवाए हैं बच्चे के? नहीं, वो करवाते ही नहीं है, ना मेडिसिन लेते हैं ना करवाते हैं, तो बस बाल झड़ते जा रहे हैं। आप प्लीज कुछ बताएं उसके बारे में। देखें अभी थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसमें ये है कि टेस्ट नहीं कराना, इलाज कोई नहीं कराना और बाल ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं होता। अब इस बच्चे को समझाएं कि शादी भी करनी है तुमने, और लुक भी कोई चीज़ होती है। आपने अच्छी रीजंस बताई हैं उनको। अपीयरेंस मैटर, तुमने जॉब करनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपका अपीयरेंस मैटर करता है, ठीक है। सो इन चीज़ों से बच्चा शायद डॉक्टर के पास चला जाए। सो इसमें यह है कि अगर टेस्ट नहीं करा रहा तो मोस्टली जो अभी मैं आपको बता देती हूँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी मोस्टली 80-90% हमारी पॉपुलेशन में है, ठीक है। तो विटामिन डी उनको ज़रूर दीजिए, और डाइट में कोशिश कीजिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा एनिमल डाइट पे है, बाहर के फास्ट फूड बहुत ले रहा है, तो वो प्लीज़ वो अवॉइड कीजिए, और घर की बनी हुई सब्जियां, दालें और जो सैलड हैं वो बहुत दें, ताज़ा फ्रूट बहुत दें, ड्राई फ्रूट बहुत दें, और बाहर की जंक से इसको अवॉइड करें। और पानी बहुत, अभी सर्दियां बहुत तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाएगा, और ये भी नहीं होगा कि कोई भी शैम्पू ले ले और कोई भी उसके मुताबिक ले। अगर चेक कर लें डैंड्रफ तो नहीं है, अगर डैंड्रफ है, खुश्की है, तो उसके इलाज के लिए उसके मुताबिक शैम्पू और जो लिक्विड होता है वो लें। और रात को अगर बहुत जाग रहा है, डॉक्टर पास नहीं जाए, तो रात को नींद करे, 12 बजे के बाद सो जाए, पूरी रात ना जागे, सुबह उठ जाए फजर के साथ, धूप में ज़रूर जाए, दिन का जो सुबह का पहला जो रोशनी है उसमें ज़रूर जाए। ये वो चीज़ें हैं जो इसको बेहतर कर देंगी। अब मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। अगर आप टेस्ट करा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये रीज़न है, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। बट घर के लेवल पे कि कहीं ना डॉक्टर के पास जाना है ना टेस्ट कराना है, सो ये अगर चेंजेस ले आएगा तो आई होप इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने शो के थ्रू इसका जवाब बताया, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बेटे को किसी भी तरह हम उनको तब भी तो उनके पीछे बढ़ते हैं ना, जो पढ़ाई करनी होती है, नौकरी जो है वो हासिल करनी होती है, तो उसके भी थोड़ा सा पीछे लग के, आई नो वो बोलेंगे कि क्या लेक्चर दे रहे हैं, मगर उनकी ज़िंदगी आप इससे बना सकते हैं, बिकॉज ज़िंदगी बहुत लंबी है। वो सिर्फ 23 उनकी उम्र है, और अगर पता चल जाएगा किस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो ज़िंदगी की क्वालिटी ओवर द स्पैन ऑफ टाइम बेहतर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर जुनैद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम ICU मैनेजमेंट सिंस खुदा न खास्ता किसी का भी कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो कि ICU में है, और तो उसमें क्या आप लोग फैमिली से पूछते हैं कि हम पेन कम करने के लिए ये ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं? कोई रीजनल, आप मुझे पेन का भी बता रहे थे, तो वो ज़रा कॉन्सेप्ट हमें बताइएगा। अच्छा, अब क्योंकि ट्रेंड्स अब चेंज हो गए हैं और अब मोस्टली जो सर्जरीज होती हैं वो रीजनल ब्लॉक्स पर होती हैं। रीजनल ब्लॉक्स का मतलब ये है कि आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। आप जिस तरह आम कॉन्सेप्ट है कि जी वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रीजनल एनेस्थीसिया जिस एरिया में हमें सर्जरी करनी होती है उसी एरिया में हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो पेशेंट को पेन नहीं होता, दर्द नाम की चीज़ नहीं होती, और वो देख रहा होता है, प्रोसीजर्स होते हुए देख रहा होता है। इवन उसको हम रिलैक्स कर देते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, और एंजियोलिटिक दे के उसको रिलैक्स करना ज़रूरी भी होता है एट टाइम, लेकिन उसको सब होश में हो रहा होता है। एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट थिंग जो कि हम आजकल अप्लाई कर रहे हैं। और बड़े बड़े प्रोसीजर्स, इवन बायर्स ब्लॉक जैसी जो फर्स्ट प्रोसीजर था, उसमें तो हम हैंड की और अपर एक्सट्रीमिटीज़ की इवन बड़ी बड़ी सर्जरीज भी परफॉर्म कर लेते हैं। और इसी तरह अगर पेन ऑन द लोअर बैक हो रहा हो या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का पेन हो, तो हम एक्सियल और पैरेक्सियल न्यूरोस्पाइनल एनेस्थीसिया के थ्रू भी हम बहुत अच्छा पेन मैनेज कर लेते हैं। अगर आप देखें तो अभी तक जो बड़ी बड़ी सर्जरीज चल रही हैं जिसमें लोअर लिम्ब की सर्जरीज हैं, अब तो ये ट्रेंड बन चुका है कि उन लोअर लिम्ब सर्जरीज जिसमें फीमर या नीचे बोन्स के फ्रैक्चर्स इवन, वो सब जो है वो स्पाइनल इंजेक्शंस के थ्रू उनका इलाज हो रहा है और सर्जरीज परफॉर्म हो रही हैं। इवन बड़ी बड़ी सर्जरीज जो कि 4 आवर्स तक भी चलती हैं, उन सर्जरीज का भी इसी से ही प्रोसेस हो रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब रीजनल ब्लॉक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द जनरल ब्लॉक्स। ओह, ये काफ़ी नई चीज़ है, नई डेवलपमेंट है। जिन लोगों को नहीं पता, अच्छी बात है कि पता हो, ताकि वो अपने डॉक्टर जब उनसे आपसे पूछे आप क्या क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं अपने पेशेंट के लिए, तो आप बता सकें। अच्छा, एलोपेशिया वाली बात पे मैं आना चाहती हूँ डॉक्टर इशरत, की थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, खर्चे से लेकर जो सिटिंग्स होती हैं एग्जैक्टली होता क्या है। फॉर इंस्टेंस कि मैं आपके पास आती हूँ एक बॉल्ड स्पॉट के बाद और के साथ, और आप ये कहती हैं कि भाई इसको ट्रीट करना है, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं एज अ पेशेंट? जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा अंदाजा हो कि एलोपेशिया का ट्रीटमेंट होता किस तरह से। देखिए, एक तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए कि जी डॉक्टर मुझे बताए मेरी ये प्रॉब्लम है, और आप अपना प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर उसका सोल्यूशन बताते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड
कंसल्टेशन। ठीक है। ठीक है, होता ये कि अब ये एस्थेटिक मेडिसिन या कॉस्मेटोलॉजी में कि नहीं 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 प्रोसीजर कर दो, इट्स अ साइंस, इट्स अ कंप्लीट साइंस। आप डॉक्टर के साथ बैठेंगे, आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताएंगे, डॉक्टर आपको पूरी असेस करके पूरा उसको प्रोबेबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है वो बताता है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंसल्टेशन। पहले तो कंसल्टेशन फीस देंगे आप, ठीक है, डॉक्टर के पास, उसकी कंसल्टेशन फीस हो गई। और कंसल्टेशन फीस के लिए एक चीज़ जो डॉक्टर से मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर्स कंसल्टेशन फी के बाद पेशेंट को टाइम दें, बिकॉज पेशेंट को ये होता है कि जी हमें टाइम तो मिला ही नहीं 5 मिनट में, और सही कहता है कि 5 मिनट में कोई हिस्ट्री पता नहीं चलती कि वजह क्या थी। सो पेशेंट को कम से कम आधा पौना घंटा पेशेंट को दीजिए, ताकि उससे पेशेंट की पूरी वो अपनी पूरी दास्तान सुना सके, कब से हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपके बाल गिरें, कब से गिरना शुरू हुए, उस वक्त आप कोई स्ट्रेस में थी, उस वक्त आपका लाइफस्टाइल क्या था, आप कोई दवाइयाँ ले रही थी, कोई खाने पीने में क्या चेंज थी, सोने उठने में, इतनी बड़ी लाइफस्टाइल आपकी होती है, आपके पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, तो आप 5 मिनट में पूछ ही नहीं सकते। सही। अब जब पेशेंट बताएगा, आप 15-20 मिनट वो ले लेता है, फिर डॉक्टर उससे असेस करके कि इसमें क्वेश्चन पूछता है, फिर तो इस पूरे में तकरीबन 30-40 मिनट्स गुजर जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंसल्टेशन। ये ज़रूरी है, उसकी कंसल्टेशन फीस होती है, एक तो वो खर्चा हो गया आपका। ठीक है। नंबर 2, उसके बाद डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख के देगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं कराएं हमारा खर्चा होगा, देखें हमें चेहरे पे तो नजर आ रहा है बाल नहीं है या चेहरे पे ये, इंटरनली मेरी बॉडी में क्या गड़बड़ है, हमारे पास ऐसी दूरबीन नहीं है। सो हमें टेस्ट से, उस टेस्ट के सहारे पता करना होता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जादूगर नहीं है, डॉक्टर हैं। यस, बिकॉज यू नो स्किन से पार जाके हम देख लेंगे, ऐसे नहीं होता। सो हमें जो टूल्स हैं, हमारे जो हेल्पफुल तरीके हैं, वो टेस्ट के ज़रिए, हिस्ट्री के ज़रिए, एग्जामिनेशन के ज़रिए। तो जब हम टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में खर्चे होंगे कुछ, वो जो भी आपकी लेबॉर्ट्री, मैं तो हमेशा कहती हूँ जाइए सिविल में करवा लीजिए, जहाँ कोई पैसा नहीं लगता, जहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि उस लेबॉर्ट्री से उस लेबॉर्ट्री, जहाँ आप समझते हैं कि अच्छी रिलायबल रिपोर्ट। टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद आप आते हैं तो फिर पता चलता है कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। टेस्ट में ये है, कंसल्टेशन में हिस्ट्री हमें ये मिली, अब इनका ये वजह बनी है, तो इसलिए अब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ठीक है। सो फॉर एनी रीजन अगर एलोपेशिया है और हेयर ट्रांसप्लांट या जो ट्रीटमेंट है वो अगर हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो बिफोर एंड आफ्टर की इनकी केस की पिक्चर्स भी है। मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना भी चाहूँगी कि कब ये आई, किस तरह से इनका ट्रीटमेंट हुआ, और फिर आप देख सकते हैं ये बिफोर है एंड ये इससे भी पहले एक आई थी जिसमें इनके बाल बिल्कुल गिरना, इनके इतने लंबे बाल थे शोल्डर तक, और ये पैच हम अभी यहाँ पे मुझे नहीं, ये तो आखिरी रिजल्ट है ना। ओह अच्छा, ये मुझे बता दे प्लीज कि ये रिजल्ट है, ये उस बच्ची का, लड़की का। और लेकिन खैर मैं बता देती हूँ, बताएं कितना टाइम लगा। जो है शोल्डर तक बाल थे। ठीक है। एंड शी इज़ अ वेरी गुड कस्टम ऑफिसर, बड़ी लिटरेट, पढ़ी लिखी, अच्छी प्यारी सी बच्ची, बट इनके कहीं बाल गिरना शुरू हुए। ठीक है। और फिर लेकिन उन्होंने अच्छा ये किया कि उन्होंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास चले जाएं, एंड शी जस्ट नॉट वेस्टेड द टाइम, और वो फ़ौरन आ गई। जब वो आई तो वो शी वॉज इन अ गुड, मतलब शी वॉज नॉट इन अ गुड हेल्थ, बिकॉज वो रो रही थी और बहुत उसको था कि मैं कई रातों से, बिकॉज इतनी प्यारी लड़की और कस्टम ऑफिसर, आपने सूट वूट पहना होता है, आपके बालों की एक वो होती है, सो बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। तो उसको जब मैंने चेक किया तो उसमें पैचेस आ रहे थे। शी सेड कि मेरे यूं पकड़ती हूँ और एक पूरा गुच्छा ऐसे निकल आता है, और वही पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर खैर पहला काम तो ये था कि मैंने कहा ठीक है टेस्ट वेस्ट करके मैंने उसको तसल्ली दी, ये सब ठीक हो जाएगा। दोबारा पूरी सर्दियों में पूरी खेती बिल्कुल सुकड़ जाती है, फिर मेरे रब की तरफ से दोबारा हरी होती है। लेकिन उस ट्रीटमेंट में क्या था ऐसा, आप मतलब कोई यस उस ट्रीटमेंट में फिर मैंने इनको PRP किया था। ठीक है। और मैंने इनको वेलनेस ड्रिप लगाई थी, और उस वेलनेस ड्रिप में जो जो इसकी डेफिशिएंसी थी वो उसके अंदर थी। टेस्ट में जो डेफिशिएंसी और इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको थायराइड का है, इनको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम था। सो वो टेस्ट में पता चला गया, तो उसकी दवाइयाँ भी शुरू हुई। इन्होंने अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके थायराइड की दवाइयाँ ली, लेकिन हमने जो डेफिशिएंसी को, थायराइड भी क्यों हुआ, क्योंकि ज़ाहिर फैमिली में क्यों हुआ, तो वो भी कहीं प्रॉब्लम की वजह से हुआ। सो हमने फिर इनको जो वेलनेस ड्रिप थी, जिसके अंदर इनकी जो इंग्रेडिएंट इनकी बॉडी में कम थे वो दिए, और साथ साथ हम PRP के सेशन करते रहे। और ये कितने होते थे कि एक वीक के बाद, एक महीने में? नहीं, 2 वीक्स। जो ड्रिप थी वो वीकली लगती थी। ठीक है। लेकिन जो सेशन था वो 2 to 3 वीक्स में होता था। ठीक है। तो इनको तकरीबन 11 के करीब ड्रिप लगी हैं, और 11 या 12 इनके
PRP के सेशन और हुए। पूछने का मकसद ये कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें ना Yes, हमारे उसकी viewers वजह ये कि पे। इनका केस ऐसा है ना, केस ऐसा है। अगर हल्का सा पहले, लेकिन इनके तो यूं गुच्छों से निकले थे। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद इनकी अब वीडियो है, लेकिन वो अभी क्योंकि इस पे आ नहीं रही टीवी पे, तो शी इज़ लाओ अपने किसी फंक्शन में जा रही हैं, किसी उसकी शादी में, तो शी इज़ वेरी गुड ड्रेसअप, और कह रही कि अब वो लोग पूछते हैं कि तुमने बाल कौन सा कट करवाए हो। हाँ, ये इज़ माय नेक। कहती मैं सिर्फ बालों को सुबह उठ के सिर्फ हाथ लगाती हूँ और कंघा भी नहीं करती, तो इतने खूबसूरत हेल्दी, आप खींच के देखो, हेल्दी शाइनिंग खूबसूरत जो आपने तस्वीर में देखें, ये उस तरह के बाल है उससे। और ड्रिप्स के बाद इसका कलर जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी 2 टोन लाइटर हुआ है। Wow! शी इज़ वेरी हैप्पी। मतलब इसकी अगर वीडियो होती तो आप देखते तो शी इज़ सो हैप्पी। तो वो किरत मुझे कही थी कि इतनी खुश, इतनी प्यारी लग रही है, बिकॉज उसको पता है कि मैं कितनी इनहेंस हुई है पूरी पर्सनैलिटी और उससे। यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटी सी बात ऐड करूँगा कि डॉक्टर जो है उसका काम सिर्फ एलोपेशिया या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं था। जो डॉक्टर इशरत ने बताया कि उनका थायराइड का जो इशू था वो इन्होंने सॉर्ट आउट किया, एंड यही चीज़ डिफरेंस है बाकी लोगों में और एक क्लासिफाइड और स्पेशलिस्ट में, कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को जनरली देखा। ये नहीं कि सिर्फ एक लोकलाइज, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसकी ट्रीटमेंट करते भी हैं, लेकिन उनको क्योंकि इस चीज़ का सेंस नहीं होता है कि ओवरऑल वेलबींग क्या है, क्योंकि थायरॉक्सिन और ये थायराइड हार्मोन, इनकी बदौलत ही चीज़ें बेहतर हो सकती थी, और उसमें जब एड ऑन किया तो यू गॉट द रिजल्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात इसलिए भी है कि आजकल ना एक ट्रेंड हो गया है हेयर रिमूविंग का, कि जो लेजर के थ्रू रिमूव करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं खुद जा रही होती करवाने के लिए, बट अगर आपकी कोई ऐसी रीज़न है, फॉर इंस्टेंस PCOS है या कोई ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप अगर उनको रिमूव करवा भी देंगे वो दोबारा आ जाएंगे, राइट? तो बड़ा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपनी डेफिशिएंसीज पता करें, टेस्ट के अकॉर्डिंगली, फिर डॉक्टर से पूछें अब क्या करना है, क्या इस ट्रीटमेंट के साथ साथ मुझे कुछ और भी खुराक या फिर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो थायराइड को बड़ा ईजी लेते हैं, पता भी नहीं होता, ईजी भी लेते हैं, और उसकी वजह से आई नो समवन जिनको ऑपरेशन कराना पड़ा बिकॉज उन्होंने काफ़ी अरसे तक इसका ख्याल नहीं रखा। तो जहाँ आइडेंटिफाई हो बीमारी, कितना ज़रूरी है कि दवाइयाँ लेके उसको मैनेज किया जाए? देखिए, थायराइड जो है ना, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जब तक हम लोगों को इसको बाकायदा नज़र ना आ जाए कि यहाँ पर नेक में एक बड़ी सी स्वेलिंग पड़ी हुई है, जिसको देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। एक्चुअली हमारी नेशन ऐसी है कि जब तक वो बज़ाहिर कुछ चीज़ नज़र ना आए और बीमारी जब अपनी पूरी सतह पर ना पहुँचे, तब तक उसको अहमियत नहीं देते। और वैसे थायराइड का देखा जाए तो ग्वाइटर एक फॉर्म है। ग्वाइटर कहते हैं कम्प्लीटली बड़ा जो थायराइड नोड्यूल बन जाता है नेक के अंदर, तब हमें समझ आता है कि यार अब तो हमें ऑपरेट करना ही पड़वाएगा। तो द प्रोसेस इज़ कि जब थायराइड इंटरनली अपना फंक्शन ज़्यादा कर रहा होता है और फंक्शनली उसकी मिकदार ज़्यादा या कम हो रही होती है, दैट इज़ द टाइम फॉर द ट्रीटमेंट विच इज़ हिडन इनसाइड। अब इसके डिसऑर्डर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो वेरी करते हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, कुछ लोगों का वज़न कम या ज़्यादा हो रहा होता है, कुछ की स्किन पे डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स बन रही होती हैं, कुछ को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, कुछ को भूख बहुत ज़्यादा या कम लग रही होती है। तो ऐसी चीज़ों में कुछ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, हाइपरथायराइडिज्म की अलामात में से है, जिसकी वजह से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और एंशियस लुक आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बैक से एग्जामिन करते हैं और उनके हेड से देखते हैं कि आईज़ की जो पोजीशन है और उनका जो साइज़ है वो कितना बड़ा हो गया है। और आप यकीन करें, एंजाइटी में जैसे हम आंखें खोल के एकदम गुस्से से देखते हैं, इसी तरह जो पेशेंट्स क्रॉनिक हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, उनकी आंखें भी उसी तरह बड़ी और स्वलन हो जाती हैं। ओह, और हम इसको इतना लाइटली लेते हैं कि भाई इस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है। सो ज़रूर एनुअल चेकअप अपना कराएं, सिम्टम्स किसी भी चीज़ के कम ज़्यादा अगर फील हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जाने का टाइम हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को तो प्लीज़ दीजिए। आशा, यही मैसेज है कि प्लीज़ एक तो जब किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर पढ़ लें। वजह ये होती है कि किताबों में जो है आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमने बहुत सारे केसेस मेरे अपने हाथों से ऐसे लिए, मैंने कहा मैंने तो किताब में ये नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जो तजर्बा है उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें, आप कहते हैं ना सेकंड हैंड भी मिले तो तजर्बा ले लो, तो जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो उसके पास जाए। नंबर 2, अगर डॉक्टर आपसे कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं और ये सब कुछ, तो प्लीज़ कराइए, ताकि आपका ट्रीटमेंट सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं,
लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि इस बच्ची का जो है अब थायराइड की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। वाओ, ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट कि बाल वापस आ गए, पर्सनालिटी अच्छी हो गई, कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो गया और थायराइड का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। सो सोचें, लोग कहते हैं थायराइड सारी उम्र ख़त्म नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर डिटेल हिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन है, पेशेंट और डॉक्टर का कम्युनिकेशन अच्छा है कि ये तुमने करना है, ये नहीं करना, और देखें उसके रिजल्ट मार्वलस हैं। वाह, जबरदस्त। डॉक्टर जुनैद क्या इसी कहना तरह मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि हमें अपने प्रोसीजर्स या सर्जिकल जो प्रोसेस हैं या डिजीज़ हैं उनको डिले नहीं करना चाहिए। अगर हम बिला वजह डिले करेंगे कि यार बहुत पेन होगा इस चीज़ में, मुझे बहुत शदीद दर्द होगा, मैं बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली पेन में रहूँगा, 6-8 महीने तक मुझे पेन रहेगा, तो अब ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पर पेन का बहुत अच्छा इलाज होता है और इवन पेशेंट्स अपनी बीमारी से रिकवर करते हैं। इवन स्किन का कोई प्रॉब्लम हो या ओवरऑल कोई प्रॉब्लम हो, हमें पेन के बारे में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि पेन इज़ जस्ट अ साइन, और अगर वो पेन साइन से निकल के एक बीमारी बनता है तो देन दैट इज़ अ ट्रीटमेंट, वहाँ पर मौजूद है हमारे पास हर तरह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। और मैंने जो इसमें से डिराइव किया आप लोगों के लिए वो ये किया है कि चाहे पेन हो ना हो, सिम्टम हो ना हो, एनुअल चेकअप कराना लाजमी है। आप इतनी सारी बीमारियों से बच सकती हैं। हम कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर शुरू ही में कोई चीज़ पता चल जाए, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा थायराइड है, इन मेनी केसेस डायबिटीज़ जो उसका एक बॉर्डर लाइन लेवल होता है, तो आप की ज़िंदगी बन सकती है अगर आपको उसके लिए दवाइयाँ भी ना लेनी पड़े, डाइट से, अपना ख्याल रखने से, अवेयरनेस से वो चीज़ सही हो जाए। ब्रेक पे जाने का टाइम है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के सीखे में हम आपको कुछ कस्टमाइज्ड चीज़ें दिखाएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो सेगमेंट भी, तो ज़रूर देखिएगा। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएंगे।